अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो, एपिसोड 12। कोठी के हालात में नुमाया तब्दीली आ रही थी। रक्षी की गुमशुदगी का इल्म सबको हो चुका था और वो सब बौखलाए फिर रहे थे। हर जगह उसकी तलाश हो रही थी। आफाक, फाइक और दूसरे तमाम अफराद गाड़ियां लेकर निकले हुए थे। बुजुर्ग भी घर में सब परेशान बैठे थे। मुझे देखते ही मजीद अहमद साहब मेरे करीब पहुंच गए। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, रक्षी कहाँ है? फिजाओं में परवाज कर रही होगी, खैरियत? मैंने उसके बदतमीजी से पूछने पर झुंझलाते हुए जवाब दिया, सुनो, तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं आपसे फजूल बातें करना पसंद नहीं करता, समझे आप? आपका रवैया बदतमीजी की हद तक खराब हो गया है। इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैंने भी करख्त लहजे में कहा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मजीद अहमद गुस्से से बल खाकर रह गए। हाशिम चचा भी उससे थोड़े ही फासले पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। मैं अपने कमरे में आ गया। मैं खुद भी यही चाहता था कि ये लोग पुलिस से राब्ता कायम करके हमारे बारे में उसे बताएं। कम अज कम इस तरह मैं पुलिस को यह बयान तो दे सकता था कि कोठी में क्या हुआ है। खुद तो पुलिस ने इस तरफ तवज्जो छोड़ दी थी, लेकिन किसी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। कोई नहीं आया। रात गुजरती रही। तकरीबन 2 बजे सलाबों ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं जाग रहा था और उसका इंतजार कर रहा था, उसके लिए बेचैन था। मैंने दरवाजा खोल दिया और सलाबो अंदर आ गया। यहाँ कोठी में क्या गड़बड़ है भाई? उसने अंदर आते ही पूछा। क्या मतलब? खिलाफे मामूल तमाम लोग जाग रहे हैं। हर कमरे में रोशनी है और शायद दरमियानी हॉल में इज्तिमा भी है। मैं तो छुपता छुपाता ही अंदर आया हूँ। किसी को मेरे अंदर आने का पता भी नहीं चल सका। हाँ, रक्षी गायब है। क्या मतलब? सलाबो उछल पड़ा। मतलब इसका यही है कि रक्षी गायब है, वो यहाँ से फरार हो गई है। कब? इसके बारे में तो कोई सही अंदाजा नहीं हो सका। मैं जब वापस आया तो मजीद अहमद साहब ने मुझसे बड़े खूंखार अंदाज में पूछा कि रक्षी कहाँ है। मैंने भी जरा सही लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया, भला मुझे क्या मालूम कि रक्षी कहाँ है। मगर वो गई कहाँ? सलाबो हैरत से बोला। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। यार ये बुरा हुआ, उसे गायब नहीं होना चाहिए था। क्यों, कोई खास बात है? पहली बात तो यह कि वो मुझे पसंद है, हरचंद के वो किसी तरह मेरे जाल में नहीं फंस रही। लेकिन बहरहाल अच्छी लड़की है। अगर हमारे दरमियान रहती तो शायद हमारे काम आ सकती। दूसरी बात, मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। दूसरी बात जरा तफसील से बताई जाएगी। भूखा भी हूँ, रात का खाना भी नहीं खाया और थका हुआ भी हूँ। अगर कुछ कॉफी वगैरह मिल जाती तो शायद कुछ सुकून हो जाता। सलाबो ने कहा, यार कॉफी वगैरह के बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम कहो तो किचन में जाकर चोरी करूं? नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, बैठो, मैं आता हूं। अरे अरे, कहाँ चले? मैंने उसको दरवाजे की जाने बढ़ते हुए देखकर कहा, किचन में जाऊंगा, अपनी जरूरत की चीजें तो लाना ही पड़ेंगी। उसने जवाब दिया और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। सलाबो काफी देर के बाद वापस आया। तकरीबन 25 मिनट के बाद वो कमरे में वापस आया था। इतनी देर? क्या खाना तैयार कर रहे थे? मैंने उसके हाथों में खाने पीने का सामान देखकर कहा, नहीं, खाना तो मिल गया था, किसी और चीज की तलाश थी, इसलिए कमरों के चक्कर लगा रहा था। वह सब बड़े हॉल में जमा है। तकरीबन तमाम ही लोग हैं, कोई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं। रक्षी की गुमशुदगी के बारे में बातें हो रही हैं। वही मसला दरपेश है कि क्या उसकी गुमशुदगी की इतला पुलिस को कर दी जाए, और अगर ना दी जाए तो ये एक मुजरिमाना हरकत होगी। मुतअद्दिद सवालात किए जाएंगे। सभी घबराते हैं पुलिस का सामना करते हुए, ना जाने क्यों। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये लोग बेइंतहा शरीफ हैं और पुलिस से डरते हैं, या फिर सारे के सारे उस मुजरिमाना हरकत में शरीक हैं। किस हरकत की बात कर रहे थे? सलाबो बोला। नवाब साहब के कत्ल से मेरी मुराद थी, मैंने कहा, और सलाबो के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मैं इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ सका। वो खाने में मसरूफ रहा और मैं इंतजार करता रहा। खाने से फारिग होकर उसने पानी पिया और एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोला, इस वक्त कॉफी की शदीद जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन हम कॉफी नहीं बना सकते। हाँ, ये तो है। क्या करना चाहिए कॉफी के लिए? कुछ नहीं, कॉफी पीना इतना जरूरी तो नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर बोला, क्या तुम कोई खास बात ज़हन में रखते हो? हाँ है, लेकिन रक्षी की गुमशुदगी से उलझ गया हूँ। यूं समझो प्रोग्राम में काफी गड़बड़ हो गई है उसकी गैर मौजूदगी से। आखिर वो कहाँ चली गई? चलो तो फिर सौदा कर लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सौदा? मैं तुम्हें रक्षी के बारे में तफसीलात बताता हूँ और तुम मुझे वो बता दो कि तुमने क्या मालूमात हासिल की, क्योंकि तुम भी एक खास मुहिम पर गए थे। वो कौन था जो अपनी कार में हमारा ताकुब कर रहा था? रक्षी के बारे में तुम क्या बता सकते हो? सलाबो ने मुझे घूरते हुए कहा। यह कि वो यहां से चली गई है, मैंने जवाब दिया और सलाबो उछल पड़ा। उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या मतलब? तुम्हें यह मालूम है कि रक्षी कहाँ गई? हाँ मालूम है, और यह भी सिर्फ इत्तफाक ही है कि मैं उसका पीछा करने में कामयाब हो गया था। वेरी गुड, ये हुई ना बात। लाओ, मिलाओ हाथ। तुम्हारी इतला इतनी कीमती है कि मैं तुम्हें अपनी मालूमात से फौरन आगाह कर देना चाहता हूँ, सलाबो ने कहा, और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। सलाबो की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अंदाजा ये होता था कि वो कोई खास बात मालूम करके आया है। तो फिर बताओ, रक्षी कहाँ है? उसने कहा,
होटल फ्रांसिस में, दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 158। मैंने जवाब दिया और सलाबो के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। कमाल है, कैसे गई वो? बस मैं इत्तेफाक तौर पर बाहर निकल गया था, आवारा गर्दी कर रहा था कि वो मुझे नजर आ गई। मैंने उसका ताकुब किया और मलबूसात की दुकान पर पहुंच गया जहां वो दाखिल हुई थी। फिर वो हुलिया बदल कर बाहर निकली और एक दूसरी दुकान से उसने मजीद कुछ सामान खरीदा। इन तमाम तैयारियों के बाद वो होटल फ्रांसिस पहुंची। अपनी कार उसने वहीं छोड़ दी थी और टैक्सी का जरिया होटल फ्रांसिस गई। इसके बाद मैंने उस होटल फ्रांसिस के कमरा नंबर 158 में दाखिल होते देखा। क्या ये कमरा पहले से बुक था? नहीं, मेरा ख्याल है उसने फौरी तौर पर किसी प्रोग्राम के तहत हासिल किया। कमाल है, ये वाकई हैरत अंगेज इंकशाफ है मेरे लिए। इसका मतलब है रक्षी? ओह, यकीनन यही बात है। सलाबो, खेल सामने आ गया। खेल सामने आ गया मेरी जान। बस यूं समझो, हमने एक बहुत ही बड़े राज का इंकशाफ कर लिया है, सलाबो ने कहा। मैं तो तुम्हें बता चुका, अब तुम भी तो बताओ कि क्या मालूम करके आए हो। बताऊंगा तो बुरी तरह उछल पड़ोगे, खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। क्या मतलब? आखिर तुम सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? मौका है इसका, मौका। मैं जरा तुम्हें मजे ले लेकर अपनी कार्रवाई के बारे में बताऊंगा। बता भी दो यार। तो सुनो, मैं गाड़ी से उतर गया था और फिर मैं उस शख्स का इंतजार करने लगा जो हमारा ताकुब कर रहा था। सड़क के बीचों बीच खड़े होकर मैंने उसकी गाड़ी रुकवाई और उसने झिल्लाते हुए अंदाज में गाड़ी रोककर गर्दन निकालकर मुझे देखा। मैं उसके नजदीक पहुंचा और फिर उसकी निगाहों से ओझल हो गया। वो अहमकों की तरह मुझे इधर उधर तलाश करता रहा। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के नीचे झुककर अहमकों की तरह मुझे देखने लगा। खासा उलझ गया था बेचारा, लेकिन इस दौरान मैं अपना काम कर चुका था। मैंने बड़ी आस्तगी से उसका अकबी दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गया। फिर वो झिल्लाते हुए अंदाज में दोबारा गाड़ी में बैठा और काफी दूर तक तुम्हारी तलाश में निकल गया। लेकिन इस दौरान तुम्हारी टैक्सी गायब हो चुकी थी। फिर वो वापस पलटा और यहाँ के एक इलाके प्रिंस स्ट्रीट में दाखिल हो गया। प्रिंस स्ट्रीट के बंगला नंबर 20 के सामने उसने गाड़ी रोकी, खुद ही नीचे उतरा, फाटक का ताला खोला, गेट खोला, गाड़ी लेकर अंदर गया। गाड़ी पोर्च में खड़ी की, वापस आया, फाटक बंद किया और फिर सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सलाबो का अंदाजे बयान बड़ा दिलचस्प था। मुझे उस पर हंसी आ रही थी। ठीक है, तुम जिस कदर चाहो ड्रामाई सिचुएशन पैदा करते रहो, मैं खामोशी रहूंगा, मैंने कहा और वो हंस पड़ा। यार बस क्या बताऊं, ऐसी दिलचस्प बात है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, इसीलिए लुत्फ ले लेकर बता रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो शख्स सदर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पूरी इमारत तारीक थी। उसने एक कमरे में दाखिल होकर रोशनी की। मैं भी उसके करीब मौजूद था। रोशनी करके उसने कोट वगैरह उतारा। लंबी मूंछों और घनी दाढ़ी वाला तवाना आदमी था। वो बाथरूम में दाखिल हो गया और मैं वहीं एक कुर्सी पर दराज होकर उसका इंतजार करने लगा। लेकिन बाथरूम से एक और ही शख्स बरामद हुआ। ये वो ना था जो अंदर गया था। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। हाँ, अब ना उसकी मूंछें थी ना दाढ़ी, बल्कि वो एक वजी शक्ल का उधेड़ उम्र आदमी था। और पहला शख्स? मैंने पूछा। वो भी यही था। क्या फजूल बातें कर रहे हो? दाढ़ी मूंछें कहाँ गई? वही बाथरूम में रह गई। वो असली शक्ल में आ गया था। उसकी शक्ल देखना चाहते हो? कैसी? देखो। सलाबों ने एक तस्वीर मेरे सामने कर दी। इसके हसूल के लिए इस वक्त मैं कमरों की तलाशी लेता फिर रहा था। मुझे एक कमरे में एक फ्रेम में नजर आई तो मैंने इसे निकाल लिया। मैंने तस्वीर सलाबो के हाथ से ले ली और उसे देखने लगा। पहचानते हो इसे? सलाबो ने पूछा। नहीं, कौन है ये? एहतशामुद्दीन, इस कोठी के मालिक, रक्षी के वालिद मोहतरम, यानी मेरे आरजी ससुर, सलाबो ने जवाब दिया। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से खुली रह गईं। क्या बकवास कर रहे हो सलाबो? हाथ कंगन को आरसी क्या? तस्वीर मौजूद है, किसी से भी तस्दीक कर लो, सलाबो इत्मीनान से बोला। गोया एहतशामुद्दीन जिंदा है। काबिल अकल बात नहीं है। वो जिंदा है और अपना सब कुछ छोड़ भाग गया है। इससे उसे क्या फायदा हासिल होगा? ये सब उसकी दौलत पर ऐश करेंगे। दौलत अब है ही कहाँ, सिवाय उन पोशीदा चीजों के जो उसने अपने नाम से नहीं खरीदी। इन लोगों को यह हवेली भी छोड़नी पड़ेगी। सबकी खुशफहमियां दूर हो जाएंगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। सलाबो मेरी जान, तुम अपनी मासूम समझ को ज्यादा परेशान ना करो। हम दोनों एक जान दो कालब हैं। बदन के मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ काम करते हैं। जरूरी नहीं कि दिल को दिमाग का काम भी करना पड़े। मैं नहीं समझा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बदन के उन दोनों हिस्सों में एक को दिमाग रहने दो, दूसरे को बदन। तुम अमल करो, मैं सोचूं क्या ख्याल है। मुझे तुम्हारे किसी ख्याल पर कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। मुझे इस हैरत अंगेज वाक्य के बारे में बताओ। शहाबुद्दीन एक नेक नियत इंसान है। सादा लोही से उसके साथ कारोबार में शरीक हुए। उन्हें नहीं मालूम था कि वो काला कारोबार भी करता है, लेकिन एहतशामुद्दीन ने चालबाजियों से उस मासूम शख्स को बुरी तरह लपेट लिया। फिर उसके करतूत मंजरेआम पर आ गए और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। रूपोश होने और अपनी मौत का ढोंग रचाने का मतलब यही है कि उसकी जगह शहाबुद्दीन उस अजाब में गिरफ्तार हो जाएं। उनकी बेगुनाही सिर्फ वही साबित कर सकता है। हाँ, ये उसकी गहरी चाल है। लेकिन अब वो इस कोठी में क्यों आता है? कोई खास बात जरूर है। अब करोगे क्या सलाबो? मैंने सोच लिया है। क्या मतलब? साजिश के खिलाफ साजिश। ये उम्दा बात है कि तुमने रक्षी की पनाहगाह का पता चला लिया, वरना काम मुश्किल था। वो कैसे?
अगर हमने एहतशामुद्दीन को गिरफ्तार भी करा दिया तो वो क्यों एतराफ़ करेगा कि नवाब साहब बेगुनाह थे? वो उन्हें भी अपना शरीके कार बना सकता है। फिर क्या करोगे? रक्षी। मैं नहीं समझा। रक्षी अब हमारी तहवील में रहेगी? उसे अगवा करोगे? हाँ जाने मन, अब यह जरूरी है। वैसे मेरा एक ख्याल और भी है। क्या? यहाँ इस कोठी में एहतशामुद्दीन के कुछ और मददगार भी जरूर हैं जो उसे सूरत हाल से बाखबर रखती हैं। कौन है वो? अब मैं गैबदान भी नहीं हूं कि सब कुछ बैठे बैठे मालूम कर लूं। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ा अजीब इंकिशाफ किया है तुमने सलाबो, लेकिन अब करोगे क्या? रक्षी को अगवा करके कहाँ रखोगे? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। इसका भी बंदोबस्त कर ही लेंगे, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ मसरूफ अमल रहो और मैं बाहर। वैसे रक्षी पर भी निगाह रखना जरूरी है, वो वहां से भी निकल ना जाए। मुझे उसके कमरे वगैरह का नंबर जहन नशीन करवा दो। होटल डी फ्रांसिस, कमरा नंबर 158। मैंने बताया और सलाबो गर्दन हिलाने लगा। वो सारी रात बेचैनी में गुजरी। सलाबो तो हस्बे आदत गहरी नींद सो गया और उसके खराटे गूंजते रहे, लेकिन मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगा बना रहा। दूसरी सुबह सलाबो जल्दी तैयार हो गया। वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। कहाँ? मैंने पूछा। फिर वही फजूल बात, रक्षी पर निगाह रखनी है और उसे अगवा करके कहीं रखने का बंदोबस्त भी करना है। ये सारी जिम्मेदारियां मैंने कबूल कर ली हैं। ओके, खुदा हाफिज, मैंने कहा और सलाबो चला गया। मैंने नाश्ता वगैरह किया। उन लोगों के रवैया में कोई खास तब्दीली नहीं थी, लेकिन सब के सब बस मुंह सुजाए बैठे थे। मजीद अहमद खास तौर से मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। फिर मैं नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि मैंने एक तनोमंद शख्स को अंदर दाखिल होते हुए देखा। वह शक्ल सूरत से अच्छा आदमी मालूम नहीं हो रहा था। मजबूत बदन का एक लंबा तिरंगा जवान था और कुछ इस तरह की मूंछें थी जैसे उसे उन पर बड़ा नाज हो। दूसरे लोगों ने उसे देखकर किसी खास कैफियत का इजहार नहीं किया। वो मेरे करीब ही पहुंच गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा ख्याल है मैं तुमसे नावाकिफ हूं, मैंने कहा। मैं अपना तारुफ बासानी करवा दूंगा, आओ मेरे साथ, उसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया, जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसकी इस हदायत के तहत उसके पीछे चल पड़ूंगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुका और मुझे देखने लगा। तुमने सुना नहीं? नहीं, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और वह खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा। मैं इंसान को बिल्कुल उसकी जगह फिट कर देता हूं, समझे? वो आंखें निकालकर बोला और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर मैं बोला, जाओ अपना काम करो। मेरे मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। वह खूनी निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर ठंडा पड़ गया। मैं तुमसे दोस्ताना माहौल में बात करना चाहता हूं और इसके लिए तुम मुझे इस तरह अहकामात दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा मुलाजिम हूं। सॉरी, बराहे करम मुझसे ताउन करो, उसने कहा, और इस बार मैंने उसके साथ चलने के लिए कदम उठा दिए। मैं उसे लिए हुए अपने कमरे में आ गया और दूसरे लोग बिल्कुल खामोश रहे। चंद लम्हात वो खामोश रहा, फिर उसने कहा, रक्षी कहाँ है? खूब। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसे अगवा किया है, मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उसका पता चाहिए। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने पूछा। फरीद है मेरा नाम। और इस खानदान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं इस खानदान का नमकवार हूँ। एहतशामुद्दीन साहब के लिए सब कुछ करता रहता हूँ। इस सब कुछ से तुम्हारी क्या मुराद है? ये बताने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। तो फिर सुनो, रक्षी की तलाश के लिए एक बेहतरीन तरीका है, मैंने नरम लहजा में कहा। क्या? अखबार में इश्तिहार दे दो, जहां कहीं होगी आ जाएगी। मगर मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि तुम उसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। इस ख्याल की वजह? मैंने उसे घूरते हुए कहा। बस यूं ही, उसने जवाब दिया और अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नजर आई। फिर उसने कहा, मैंने सोचा मुमकिन है कि तुम्हें कुछ मालूम हो, मगर हजूर ऐसा सोचने की वजह नहीं बताएंगे आप। कुदरती बात है, तुम लोग तो इस खानदान पर गहरी निगाह रखते हो। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी जरूरत पेश आई। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना काम करने के बाद खामोशी से यहां से निकल जाओ। वसीयत जो कुछ भी और जिस तरह भी उन लोगों के फायदे और नुकसान का बायस बने, तुम्हें उससे दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ अपना काम करना चाहिए। गुड, मगर हजूरे वाला, हम आपकी बात क्यों मानेंगे? मैंने कहा। बस तुम इसे मेरी बात ही नहीं, दरख्वास्त ही समझो। मैं नहीं चाहता कि यह खानदान परेशानियों का शिकार हो। बड़ी अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते, मगर वसीयत तो सारे मामला तय होने के बाद ही मंजरेआम पर लाई जाएगी। वैसे रक्षी के बारे में मैं भी परेशान हूँ। बेचारी यतीम बच्ची ना जाने कहां कहां भटक रही होगी। वैसे तुम्हें इस बात का इल्म हो कि वो जिस कमरे से फरार हुई है उसका दरवाजा बाहर से बंद था? आने वाला कुछ ना बोला। वो चंद लम्हे सर झुकाए खड़ा रहा, फिर आस्ता से बोला, मैं सिर्फ इस खानदान की भलाई चाहता हूँ। इन लोगों का ख्याल है कि तुम कोई और शख्सियत रखते हो और यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हो। मुमकिन है कि ऐसी कोई बात हो, लेकिन जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम करके ही जाएंगे, मैंने जवाब दिया। वह परेशानी गाहों से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरा ये कार्ड रख लो, मेरी जरूरत पेश आए तो मैं हाजिर हूं। अगर तुम इस खानदान की भलाई के लिए कोशिश हो तो यकीन करो फरीद को अपना साथी पाओगे। उसने कार्ड जेब से निकालकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने कार्ड पर निगाह दौड़ाए बगैर उसे अंदरूनी जेब में रख लिया और वह बाहर निकल गया।
उसके जाने के बाद मैं खासी देर तक सोचता रहा। यकीनन यह खानदान के लोगों में से ही किसी की हरकत है। फरीद गुंडे किस्म का इंसान था। उन्होंने सोचा होगा कि हमें धौंस दिलवाकर कुछ काम निकाला जा सके, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं। 4 बजे सलाबो वापस आ गया। कोठी वालों ने इस दौरान ना तो मुझसे ये पूछा कि मेरे और फरीद के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, ना ही किसी ने मुझसे मुलाकात की कोशिश की। सलाबो मेरे पास पहुंच गया और मेरे सामने बैठकर हंसने लगा। कोई लतीफा सुनकर आए हो क्या? मैंने पूछा। नहीं, लतीफा देख कर आया हूँ, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? आज मैं कब्रें खोदता रहा हूँ, उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। सुबहान अल्लाह, क्या अपना आबाई पेशा दोबारा शुरू कर दिया है? नहीं मेरे दोस्त, एक कब्र खोदकर बड़े काम की चीज निकाली है। क्या मतलब? वो कब्र एहतशामुद्दीन साहब की थी, सलाबो ने जवाब दिया और मैं उछल पड़ा। अरे, तो क्या बरामद हुआ उससे? एक छोटा सा अटैची केस और बस, सलाबो ने जवाब दिया और मैं फटी फटी आंखों से उसे घूर रहा था। और उस अटैची केस में क्या था? मैंने पूछा। कोई चीज नहीं, कुछ रद्दी कागजात, अखबारात के बंडल वगैरह वगैरह। गोया अब ये बात मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुंच गई कि एहतशाम, हाँ एहतशामुद्दीन के बारे में मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि वो जिंदा है। इसके अलावा मैंने कुछ और भी मालूम किया है। क्या? मजीद अहमद और एक बूढ़ा मुलाजिम जो हर वक्त कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाता ही रहता है। इन दोनों का कोई खास गठजोड़ है। उस गठजोड़ के बारे में तुम्हें यहाँ रहकर मालूमात हासिल करनी है। ठीक है, ये काम मैं कर लूंगा, मैंने जवाब दिया। बूढ़ा मुलाजिम पागल नहीं था। आदात और अतवार बिल्कुल सही और दिमाग आदमियों के से थे। वो किसी से गुफ्तगू करते वक्त बहकता भी नहीं था, लेकिन तन्हाई में उसकी जहनी रौह बहक जाती थी और वो दर दीवार से बातें करने लगता। अगर ऐसे में कोई उसे छेड़ देता तो वो चौंक कर या तो इधर उधर की बातें शुरू कर देता या हंसने लगता। मैं उसे थोड़े फासले पर खड़ा घूरता रहा। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और इस तरह अपने ख्यालात में खोया हुआ था कि जैसे उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं। उसकी बुड़बुड़ाहट किसी खास बात की तरफ इशारा नहीं करती। बाहर तौर में उसके पीछे लगा रहा। रात हो गई थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद सलाबो हस्बे मामूल अपनी आरामगाह की तरफ चल पड़ा, लेकिन मैं रात में बूढ़े का जायजा लेना चाहता था। तकरीबन 12:30 बजे मैं अपनी जगह से निकल आया। बूढ़े का क्वार्टर सामने ही था। मैं उसे दिन में देख चुका था। क्वार्टर से थोड़े ही फासले पर था कि अचानक मैंने बूढ़े को बाहर निकलते हुए देखा। वो तबाहशुदा हिस्से की जानिब जा रहा था। मैं उसके पीछे चलता रहा। बूढ़ा एहतशामुद्दीन साहब की रिहाइशगाह के दरवाजे पर रुका और इधर उधर देखने लगा। अगर मैं फौरन ही दीवार की ओट में ना हो जाता तो शायद वो मुझे देख ही लेता। फिर वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैंने 2-3 मिनट तक इंतजार किया और फिर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन अंदर दाखिल हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि बूढ़ा उस जगह मौजूद नहीं। मैं हर मुमकिन जगह उसे तलाश करता रहा, लेकिन वो अंदर नहीं आया। ना जाने कहाँ गायब हो गया। थोड़ी देर तक तो मैं परेशान खड़ा रहा और फिर मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन दूसरे लम्हे फायर हुआ और गोली मेरी पुश्त की दीवार से टकराई। इससे कबल कि मैं संभलता दूसरा फायर हुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ा। अब मैंने उठने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं तन्हा था। फिर कदमों की आवाजें सुनाई दी। एक फायर और हुआ और इस फायर के साथ ही एक चीख की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर पाया कि वो चीख किसकी हो सकती है। दूसरे लम्हे कोई मुझ पर से फलांगता हुआ बाहर निकल गया। मैंने उस पर झपटना चाहा, लेकिन एक गोली और चली और बमुश्किल तमाम मैं उसकी जद से बच सका। इसके बाद मैंने उठने की कोशिश ना की। चंद मिनट बाद मैं उठने का इरादा ही कर रहा था कि भागते कदमों की आवाज सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। कोई सामने वाले हिस्से की तरफ दौड़ रहा था। अगर मेरे पास पिस्तौल वगैरह होता तो शायद मैं भी कोई कार्रवाई वगैरह करता, लेकिन बदकिस्मती। वैसे चीख की आवाज पता नहीं किसकी थी और फायरों की आवाज अभी तक कोठी के दूसरे हिस्सों में पहुंची थी या नहीं, कोई बात समझ में नहीं आई। अचानक कब से किसी ने मुझ पर छलांग लगाई और रगीदता ले गया। अचानक हमला था, इसलिए पहले तो मैं हमलावरों के काबू में रहा, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद मैंने उसे छट्टी का दूध याद दिला दिया। मैंने उसे झुकाई देकर सर से बुलंद कर लिया और दूसरे लम्हे मेरे नामालूम दुश्मन के हलक से भर्राई हुई आवाज निकली, रुक जाओ, मैं तुम्हें एक अहम। लेकिन रुक तो मैं पहले ही गया था, क्योंकि सर के ऊपर से जो आवाज सुनाई दी थी वो सलाबों की थी। बस खैर हो गई, वरना अभी तुम कोई आम बात बताने के काबिल भी ना रहते। मैंने उसे नीचे उतार दिया। सलाबों ने मेरी आवाज पहचान ली। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तितलियां पकड़ रहा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आदमी हो या तूफान मेल? कमर के जोड़ हिलाकर रख दिए, मेरी सांस घुट रही है। सलाबो कमर पर हाथ रखकर इधर उधर झुकते हुए बोला, बच गए जाने मन, वरना हड्डियां पसलियां चूर चूर हो जाती। निकल गया यार, उसने गोली तुम पर चलाई थी। हाँ, कौन था? फरीद खान, सलाबो ने जवाब दिया और मैं उछल पड़ा। क्या वाकई इसमें भी मजाक का कोई पहलू निकलता है? मगर वो यहाँ क्या कर रहा था? वो भी तितलियां पकड़ रहा था। आओ, सलाबो ने कहा। फायरों की आवाज इतनी हल्की तो नहीं थी कि सुनी ना गई हो, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। मैंने सलाबो के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन हमारा ख्याल गलत निकला। चंद लम्हात के बाद बरामदे में बहुत सी आवाजें सुनाई दी। सभी थे। मजीद अहमद साहब सबसे आगे थे। गोलियां चल रही थीं? मजीद अहमद ने पूछा।
चल नहीं रही थी, चलाई जा रही थी। कौन था, कहाँ है? जो भी था भाग गया। बात अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जब से तुम लोग आए हो इस कोठी में तूफान आ गया है। अभी कहाँ आया है तूफान मजीद अहमद साहब? तूफान तो आएगा, उसको देखते रहिए। सलाबो आगे बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो तुम? मजीद अहमद ने पूछा। अपनी आरामगाह में। अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बराए करम अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लो। वसीयत के मुताबिक यहाँ रहने वालों के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल होंगी अगर हम चले गए? हम कुछ नहीं जानते। बेहतर है तुम पुलिस से मदद लो, जो कुछ होता है हो जाए। अगर ये बात है तो ठीक है मजीद अहमद साहब, कल मैं पुलिस को बुलाकर ये केस हैंड ओवर करा दूंगा। क्यों बात बढ़ा रहे हो मजीद अहमद? जो कुछ वो कर रही हैं और बात जब हम पर आएगी देख लेंगे। एक आवाज उभरी। सलाबो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में आ गया। कल ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। तुम कल शहाबुद्दीन से राब्ता कायम करने की कोशिश करो। मुमकिन है वो यहाँ मौजूद ना हो। देख लो, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, अपना काम कर लूंगा। उसके बाद सिर्फ शहाबुद्दीन की बात रह जाएगी। ओके, मैंने जवाब दिया। लेकिन दूसरी सुबह जब हम तैयार होकर बाहर निकले तो शहाबुद्दीन खुद ही मिल गए। थोड़ी देर में यहाँ आ गए थे। बड़ी परेशान कुन खबर सुनी है मैंने, वो बोले। खैरियत नवाब साहब? मैंने शहाबुद्दीन के पीछे मजीद अहमद को देखा था। रक्षी गायब हो गई है। आप तो बड़े आदमी हैं, रिपोर्ट कर दें हमारी, गिरफ्तार करा दें हमें रक्षी के इल्जाम में। सलाबो आगे बढ़कर बोला। नवाब साहब हैरान रह गए, लेकिन दूसरे लम्हे उन्हें भी पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चुनाचे कड़क कर बोले, हाँ, मैं अब तुम्हारी यहाँ मौजूदगी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम्हें अपने बारे में तस्दीक करानी होगी। आखिर तुम कौन हो? अगर वसीयत का कोई मामला है तो उसे तमाशा क्यों बना रखा है तुम लोगों ने? मंजरेआम पर लाओ, अपना काम खत्म करो और इन लोगों की जान बख्शी कर दो। तुमने यहाँ खौफो हरास की फिजा पैदा कर रखी है। मैं नहीं जानता कि रक्षी के अगवा में किसका हाथ है। यहाँ सब लोग मेरे जाने पहचाने हैं सिवाय तुम्हारे। क्या तुम अपने बारे में तस्दीक करा सकते हो? नवाब साहब ने पूरी तरह रंग बदल लिया। आप कैसी तस्दीक चाहते हैं नवाब शहाबुद्दीन? सलाबो ने पूछा। पुलिस हेड ऑफिस चलकर तुम किसी आला अफसर के सामने ये बयान दो कि तुम एहतशामुद्दीन के कानूनी मुशीर हो और उन्होंने कोई वसीयत महफूज कराई है, ताकि कम अज कम इससे तुम्हारी अपनी किसी हैसियत का तयन तो हो जाए। इसके बाद अगर तुम कानूनी तौर पर इस बात के मजाज हुए कि तुम यहाँ रहकर एहतशामुद्दीन की वसीयत के मुताबिक अमल करो तो हमें कोई एतराज ना होगा। नवाब शहाबुद्दीन ने कहा। हम इसके लिए तैयार हैं नवाब साहब, सलाबो ने कहा। तो अभी मेरे साथ चलो और इसकी तस्दीक करा दो। मजीद अहमद, तुम और या तुम में से कोई और इनके साथ पुलिस हेड ऑफिस में आए। मैं वहां किसी अफसर आला से बात किए लेता हूँ। नहीं नहीं, हम में से कोई पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करता, कम अज कम मैं। मेरा मतलब है पुलिस के मामला तो जानते ही हो शहाबुद्दीन, ख्वाम का एक मसला लेकर बैठ जाती है तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा, मजीद अहमद ने कहा। तो फिर आप इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब है अगर कोई कानूनी बात है तो ये करें, भला हमें क्या एतराज हो सकता है? मजीद अहमद ने कहा। आप लोग बुजली का मुजाहरा करके ख्वामखा इन लोगों को अपने सर पर मुसल्लत किए हुए हैं। ठीक है, मैं ही इन्हें लिए जाता हूँ, लेकिन भाई सुनो तो सही, हमारे सर कोई मुसीबत ना आए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आप लोगों को पुलिस बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। फिर हमारी तरफ रुख करके बोले कि आप लोग मेरे साथ पुलिस हेड ऑफिस चलना पसंद करेंगे? बसरो चशम, बसरो चशम, सलाबो ने कहा। तो बराहे करम 5 मिनट में तैयार होकर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, नवाब शहाबुद्दीन ने कहा और सलाबो मेरा हाथ पकड़कर कमरे की जाने बढ़ गया। अंदर पहुंचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैसी रही? ठीक है यार, मगर मगर क्या? बात कुछ आगे बढ़ती जा रही है। हम जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इन मामलात में। कमाल की बात है सलाबो, तुम्हारा सुसर मुसीबत में गिरफ्तार है और तू अपनी जान बचाने की फिक्र में है, जबकि ये भी देख रहा है कि मुझे मेरी महबूबा के मिलने का इम्कान नहीं है, बल्कि एक तरह से वो मेरे हाथ से निकल रही है। बेटे, पुलिस के मामले में पड़ रहे हो, मुझे तो हर वक्त अपनी जान का धड़का लगा रहता है, मैंने कहा। यार कमाल की बात है, यूं लगता है जैसे इस जमीन ने अब दलेर इंसानों को पैदा करना बंद कर दिया है। मुझे देखो, प्रोफेसर दुरानी को किस तरह चक्कर पर चक्कर देता फिर रहा हूं, हालांकि उसका मामला पुलिस से मुख्तलिफ है। इतना झुंझलाया हुआ है कि अगर अब मुझे देख ले तो देखते ही गोली मार दे, लेकिन इसके बावजूद मैं आजादाना तौर पर दंदनाता फिर रहा हूं। और एक तुम हो। अरे भाई, पुलिस गिरफ्तार ही कर लेगी ना तुम्हें, फौरन नहीं देखते तो कत्ल नहीं कर दिए जाओगे। गिरफ्तार होने के बाद तुम्हें लॉकअप में रखा जाएगा या ज्यादा से ज्यादा जेल पहुंचा दिया जाएगा। तो तुम्हारे सीआर की मौजूदगी में कोई जेल ऐसी है जो तुम्हें कैद रख सके? इसके बावजूद तुम्हारा दम निकला जा रहा है। अपनी इन पुरस्कार कुव्वतों पर अकड़ रहे हो सलाबो, जो प्रोफेसर दुरानी की अता कर दे हैं। अगर मैं तुम जैसा होता तो फिर देखते दलेरी। तो मैंने कहा ना, मुझ जैसे हो जाओ। मैं अपना नाम सलाबो बनाकर पेश कर सकता हूँ। अगर कभी पुलिस पकड़ ले तुम्हें तो तुम कह सकते हो कि तुम सलाबो नहीं बल्कि करीमुद्दीन बाटली वाले हो। सलाबो तो दूसरा है और तुम उसे गिरफ्तार कराने की पेशकश भी कर सकते हो। मुझे पकड़वा देना भाई, और जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो चैन की बंसी बजाना, फिर मैं जानू और मेरा काम।
मैं सलाबो की बात पर हंसने लगा। थोड़ी देर के बाद हम तैयार होकर बाहर निकल आए। नवाब शहाबुद्दीन ने अपना मूड खराब ही रखा। थोड़ी ही देर के बाद हम उनकी कार में बैठे हुए जा रहे थे। नवाब साहब खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। फिर पुलिस हेडक्वार्टर जाने की बजाय वो हमें अपने होटल में ले आए। इस दौरान हमने ख्याल रखा था कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद हम उनके कमरे में उनके सामने बैठे हुए थे। नवाब शहाबुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भाई खूब ड्रामा कर रहे हो तुम लोग भी, हालांकि तुम मेरे लिए मसरूफ अमल हो और मुझे इस पर शर्मिंदगी भी हो रही है कि ख्वामखा तुम भी मेरी वजह से मुसीबतों का शिकार हो। लेकिन तुम्हारी इन काविशों का कोई हल भी है? मेरा मतलब है इनसे कोई फायदा? दो टोक फैसला कर लें नवाब साहब आज। आप जानते हैं कि हमें इन मामला से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरा दोस्त असलाबो ना जाने क्यों आप लोगों से मुतासिर है, इस हद तक कि आपके लिए अपनी जान देने पर आमादा हो गया है। मैंने इसे लाख समझाया कि भाई हम मामूली से लोग हैं और ये मामला नवाबों और रईसों का है, किस झंझट में पड़ रहे हो। लेकिन ये बेदाम गुलाम मानता ही नहीं। नवाब साहब ममनून निगाहों से मुझे देखने लगे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, कुछ लोग कीचड़ में पड़े फूलों की मानंद होते हैं। मिट्टी में मिला हुआ ये सोना ना जाने किस खानदान का चश्मा चिराग है। बड़ी मामूली सी बात थी, मैंने मुजरिमाना तौर पर इसे जख्मी कर दिया और फिर इंसानियत के नाते और कानूनी तौर पर भी ये मेरा फर्ज था कि मैं इसे लेकर आता और इसका इलाज मुआवजा कराता। सो मैंने ऐसा ही किया। ये कोई एहसान नहीं था, बल्कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस मासूम ने उसे एहसान समझा, हालांकि वहां भी इसके साथ ज्यादती हुई और ना जाने कौन कमबख्त किस धोखे में इसे वहां ले आया। लेकिन अगर ये मेरे इस मामूली से काम को एहसान समझ रहा है तो फिर मैं इसे इसकी बड़ाई ही कह सकता हूँ। इस बड़ाई के जवाब में मैं इसे क्या दूंगा? नवाब साहब बोले और सलाबो मुस्कुराने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है नवाब साहब, ये मामला इनके और आपके दरमियान है। इस दौरान ये हजरत आपके लिए जो कुछ करते रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। मसलन नवाब साहब ने सवाली अंदाज में मुझे देखा। मैं समझ गया कि सलाबो अपनी काविशों को मुझसे मंसूब करना चाहता है और इसके पसे पर्दा वही जज्बा काम कर रहा है। यानी उसके ख्याल में मैं आलिया को चाहता हूँ और नवाब साहब की कुर्बत मुझे इसी तरह हासिल हो सकती है कि मैं नवाब साहब पर कोई बड़ा एहसान कर दूं। चुनाचे मैं नवाब साहब से कहने लगा, आप इस वक्त क्या फरमा रहे थे नवाब साहब? किस बारे में? नवाब साहब ने हलीमी से पूछा। मैं रक्षी की गुमशुदगी की बात कर रहा हूँ। हाँ सलाबो, वो अचानक गायब हो गई। ये बात ज्यादा बेहतर नहीं है। उसके गुम होने का शुबा मुझ पर किया जा सकता है। आपके ख्याल में नवाब साहब रक्षी को किसने अगवा किया है? खुदा बेहतर जाने भाई। मैं तो इन हालात में कुछ इस तरह घिर गया हूं कि मुझे महसूस होने लगा है कि जैसे मैं वाकई मुजरिम हूं। तुम यकीन करोगे सलाबो, मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है कि मेरी गर्दन कानून के शिकंजे में जा फंसे। मामला इंटरपोल का है, कोई मामूली बात नहीं। अगर इंटरपोल सुराग लगाती हुई मुझ तक पहुंच गई तो सूरत हाल क्या होगी? मेरी बनाई हुई साख खत्म हो जाएगी और मैं जुराइम पेशा अफराद में शुमार होने लगूंगा। यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर घुला रहा है। मेरा जिस्म और जहन शदीद उलझनों का शिकार है। मैं शदीद एसाबी दबाव का शिकार हूँ। गो मैं लोगों के सामने हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, उनसे पुरसुकून लहजे में गुफ्तगू भी करता हूँ, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। नवाब साहब, रक्षी के बारे में आपका अपना क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या वो कोई गहरी लड़की हो सकती है? खुदा जाने वैसे तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि रक्षी को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो खुद ही खुफिया तौर पर फरार हुई है तो आपको ताजुब होगा? हाँ, किसी हद तक। क्यों? सिर्फ इसलिए सलाबो कि वो यहाँ के माहौल से नावाकिफ है, इस शहर और इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं जानती। अपने तौर पर उसका फरार नामुमकिन है। गई होगी तो ना जाने कहाँ गई होगी, उसे कोई मदद हासिल नहीं है। और अगर मैं ये अर्ज करूं किबला नवाब साहब कि वो अपनी मर्जी से ही गई है और इस वक्त वो एक होटल में मुकीम है तो क्या? नवाब साहब का मुंह हैरत से खुल गया। जी हाँ, क्या ये सच है? जी नवाब साहब, रक्षी अपनी मर्जी से फरार हुई है और इस वक्त वो होटल डी फ्रांस के कमरा नंबर 158 में मौजूद है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? नवाब साहब, मैं इस सिलसिले में काम कर रहा हूँ। मगर वो फरार क्यों हुई? ऐसे क्या मामला थे जिसके लिए उसने वहां से भागना जरूरी समझा? जरा एक बार आपको तफसील में जाना पड़ेगा नवाब साहब। जैसा कि आपने फरमाया कि एहतशामुद्दीन दोहरी शख्सियत के मालिक थे। एक तरफ तो वे एक बड़े सनतकार और ताजिर थे और दूसरी तरफ स्मगलर। उन्होंने अपना रुपया काले कारोबार में लगाया हुआ था और उसमें उन्होंने आपकी शिरकत भी जाहिर की थी, जबकि आपके इल्म में सब कुछ नहीं है। हाँ, जाहिर है मैं नेक नाम इंसान हूँ। मैं एहतशामुद्दीन को ऐसा इंसान नहीं समझता था, लेकिन उसने जालसाजी से मुझसे अपने काले धंधे में सरमायाकारी कराई और उसे मेरे नाम से ही मंसूब रखा। लेकिन इस सिलसिले में नवाब साहब, अगर एहतशामुद्दीन खुद भी ये कहते कि आप उनके शरीके कार नहीं हैं, तो इस सिलसिले में वो कागजात इस बात का सबूत ना होते जो इंटरपोल की तहवील में जा चुके हैं। हाँ यकीनन, लेकिन वो कागजात एहतशामुद्दीन ने ही तैयार कराए थे। चंद कागजात से मेरी उससे वाबस्तगी जाहिर होती है। अगर वो जिंदा होता तो मैं उन कागजात को चैलेंज कर सकता था। इस सिलसिला में मुकदमा चलता, उससे बहस होती तो सही सूरत हाल मंजर आम पर आ जाती।
असल मसला तो उसकी मौत ने बिगाड़ा है। अगर वो जिंदा होते तो फिर आपकी गर्दन छूट सकती थी। मैंने कहा, यकीनन। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कोई मेरे ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए और मैं अपनी बचत ना कर सकूं। मसला सिर्फ यह है कि वो मर चुका है और सही बताने वाला अब कोई नहीं रहा। हूं तो नवाब साहब, मैंने आपको रक्षी के फरार के बारे में बताया। एक सवाल और रह जाता है। हाँ, वो क्या? एहतशामुद्दीन दिवालिया हो चुका था। इसके बाद अगर उसके कुछ खुफिया सासे होंगे तो वो किसकी तहवील में जाएंगे? रक्षी की। वो उसकी वाहिद वारिस है। लेकिन क्या हुकूमत बची खुची चीजों को अपनी तहवील में नहीं लेगी? ये मैं नहीं जानता। मुझे इस सिलसिला में कुछ नहीं मालूम। ताहम मेरा अपना अंदाजा है। वो क्या? मुझे यकीन है सलाबों के एहतशामुद्दीन ने कुछ जायदाद और कुछ चीजें खुफिया भी रखी होंगी। वही सब कुछ रक्षी की तहवील में जाएगा। लेकिन बस मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं रक्षी से खुद को इसीलिए छुपा रहा था कि मुझे शुबा है कि वो खुद भी उन सासों के बारे में जानती है। मासूम सी लड़की है, लेकिन बाहर तौर एहतशामुद्दीन की बेटी है। एहतशामुद्दीन ने उसे कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा। तो आपको यह सुनकर खुशी होगी नवाब साहब कि एहतशामुद्दीन जिंदा हैं। क्या? नवाब साहब उछल पड़े। जी हाँ, वो जिंदा हैं। क्या कह रहे हो सलाबो? बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचाया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वो लाश किसकी थी जो उनकी उस पुरस्कार रिहाइशगाह में पाई गई, लेकिन वो उनकी लाश नहीं थी। ये तस्वीर देखिए, ये एहतशामुद्दीन ही की है ना? मैंने कहा, और सलाबू ने अपनी जेब से तस्वीर निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने वो तस्वीर नवाब साहब को दे दी। 100% उसी की है। नवाब साहब की सांसें तेज होने लगी। ये शख्स जिंदा है नवाब साहब, और मुझे इसकी रिहाइशगाह मालूम है। कहाँ रहता है ये? नवाब साहब मुतजब्जब लहजे में बोले, प्रिंस स्ट्रीट, बंगला नंबर 20। नहीं, नामुमकिन, ये नामुमकिन है। तुम ये कैसे कह सकते हो? नवाब साहब खड़े हो गए। ना सिर्फ कह सकते हैं नवाब साहब, बल्कि आपकी खिदमत में भी पेश कर सकते हैं। क्या वाकई? मेरे खुदा, क्या ये सब ड्रामा था? खुदा की पनाह। नवाब साहब की हालत गैर होती जा रही थी। मैं और सलाबो मुस्कुरा रहे थे। काफी देर तक बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार रहे। फिर कहने लगे, खुदा के लिए इस बात का मुझे यकीन दिला दो कि तुम जो कुछ कह रहे हो उसका वही मकसद है, कोई और मकसद नहीं इस बात का। मेरे खुदा, मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात का? नवाब साहब, ये तो आप यकीन कर लें कि एहतशामुद्दीन साहब अभी जिंदा हैं। अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप अपनी पोजीशन कैसे साफ कर सकेंगे। अगर वो जिंदा है तो खुदा की कसम मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे फ्रॉड का ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो क्यामत तक याद रखेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, तुमसे पहले भी कह चुका हूं। होम सेक्रेटरी साहब से मेरे बराह रास्त ताल्लुकात हैं। मैं तमाम सूरत हाल उसे बता सकता हूं। इससे कबल मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पास कोई ठोस सबूत अपने बचाव के लिए नहीं था। तो फिर ठीक है, आप इंतजामात कर लीजिए। लेकिन एक मसला और दरपेश होगा। वो क्या? अगर आप एहतशामुद्दीन साहब को अदालत में घसीट लाएं और वो अपने बयान में यही कहें कि आप उनके बराबर के शरीक थे, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, ये तो है, लेकिन मैं उससे निमट लूंगा। ये इतना बड़ा मसला नहीं। बिलाशुबा मुझे उससे परेशानी जरूर होगी, लेकिन मैं इस परेशानी से भी निमट लूंगा। मेरे जहन में इसके लिए एक और हल है। मैंने कहा, वो क्या? रक्षी। मैं नहीं समझा सलाबो। शहाबुद्दीन बोले, एहतशामुद्दीन साहब बेशक व शुबा अपनी बेटी को चाहते होंगे। अगर हम रक्षी के जोर पर उन्हें यह बयान देने के लिए मजबूर करें तो कैसा रहेगा? लेकिन रक्षी रक्षी हमारी तहवील में आ जाएगी बासानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी ठीक है, हर चंद की यह कार्रवाई मुजरिमाना होगी, लेकिन मुझे भी तो देखो। उसने मुझे गर्दन तक दलदल में गर्क कर दिया है। मेरी जिंदगी अजीरन हो गई। मैं मौत के बारे में गौर करने लगा हूं। नहीं नवाब साहब, हमारे होते हुए आपको इन परेशानियों की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। तो फिर मुझे ये यकीन दिला दो कि एहतशामुद्दीन जिंदा है। किसी तरह मुझे इस बात का सबूत दे दो। आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं बेटे, भरोसा की बात मत करो। मुझे तुम पर इतना यकीन है कि बस कह नहीं सकता। मैं तुमसे मुआफी चाहता हूं इस सिलसिले में। तो फिर ठीक है। क्यों सलाबो, क्या ख्याल है? क्या हम एहतशामुद्दीन को किसी तरह नवाब शहाबुद्दीन के सामने ला सकती है? सलाबो किसी सोच में गुम था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। नवाब साहब गहरी सांस लेकर बोले, मैं तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। जी नवाब साहब, मैं रक्षी से मिलना चाहता हूं। जरूर नवाब साहब, इसका इंतजाम हम बआसानी कर सकते हैं। सलाबो बोला, फिर कब मिलवाओगे उससे? जब कहें नवाब साहब। अभी चले? नवाब शहाबुद्दीन जल्दी से बोले, और सलाबो मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, चलिए तैयार हो जाइए। थोड़ी देर के बाद हम तीनों बाहर निकल आए और नवाब शहाबुद्दीन की कार में बैठकर होटल डी फ्रांस चल पड़े। कार हस्बे मामूल इस बार भी सलाबो ही ड्राइव कर रहा था। होटल डी फ्रांस की पार्किंग लॉट पर कार रोककर हम तीनों नीचे उतर आए। नवाब शहाबुद्दीन बड़े मुतजस्सिस नजर आ रहे थे। सलाबो हम दोनों के लिए कमरा नंबर 158 पर पहुंच गया।
फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक आवाज सुनाई दी, कौन है? वेटर। सलाबो ने कहा और चंद ही लम्हात के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली रक्षी थी। नवाब शहाबुद्दीन उसे देखकर साकित रह गए। दूसरी तरफ रक्षी नवाब शहाबुद्दीन और हम दोनों को देखकर मुतहय्यर रह गई। उसने फुर्ती से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सलाबो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे ही मैं और नवाब साहिब कमरे में दाखिल हो गए। रक्षी ने परेशान निगाहों से हम तीनों को देखा, फिर नवाब शहाबुद्दीन के पास आ गई। ओ अंकल, क्या बात है? ये लोग आखिर क्या चाहते हैं? उसने मेरे और सलाबो की तरफ इशारा करके कहा, कुछ नहीं बेटे, तुम जिन परेशान कुन हालात का शिकार हो मुझे उनका इल्म नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतनी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। मैं नहीं समझी अंकल। रक्षी बुरी तरह बदहवास नजर आ रही थी। तुमने कोठी क्यों छोड़ दी? नवाब शहाबुद्दीन ने पूछा। फिर शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बैठ जाओ, परेशान क्यों हो? मैं यहाँ मौजूद हूँ, कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। अंकल, यहाँ आकर हालात मेरे लिए अजीब और परेशान कुन हो गई हैं। मैं बुरी तरह नर्वस हूँ। मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। कोठी से क्यों चली आई तुम? नवाब साहब ने पूछा। बस मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे वहां अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं और उनकी ये नफरत भी दुरुस्त है, क्योंकि मैं एहतशामुद्दीन की वाहिद वारिस हूँ। जो कुछ है वो मुझे मिल जाएगा और वो लोग जायदाद से महरूम हो जाएंगे। मुझे यूं महसूस होता था अंकल, जैसे मुझे वहां कत्ल कर दिया जाएगा, जिस तरह मेरे डैडी को कत्ल किया गया। रक्षी ने बताया और नवाब शहाबुद्दीन गहरी सोच में गुम हो गए। फिर बोले, अगर तुम पसंद करो तो मैं एक रिहायशगाह में ले चलता हूँ। वहां तुम पूरी तरह महफूज रहोगी। नहीं नहीं अंकल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ बहुत महफूज हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं किसी कीमत पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। सुनो सलाबो, तुम जाओ और इस कमरे के हिसाबात क्लियर कर दो। हम रक्षी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। मगर अंकल, कहाँ? रक्षी इस शहर में एक खूबसूरत बंगले में, तुम वहां आराम से रह सकोगी। शहाबुद्दीन ने कहा और रक्षी ने गर्दन हिला दी। हम लोगों ने उसके कमरे के हिसाबात क्लियर किए और फिर वहां से निकल आए। सलाबो ने पहले ही एक मकान का बंदोबस्त किया हुआ था। हालांकि नवाब को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। यह सब कुछ बस अचानक ही हो गया। मुमकिन है नवाब साहब के जहन में भी कोई बात हो। लेकिन कार में बैठने से कबल सलाबो ने नवाब साहब के कान में सरगोशी की थी और नवाब साहब ने गर्दन हिला दी। ड्राइविंग सलाबो ने संभाल ली। सलाबो बड़े इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। नवाब साहब रक्षी के पीछे बैठे हुए थे। रास्ते में रक्षी ने पूछा, लेकिन ये लोग भी मेरे लिए बायसे उलझन बने हुए हैं। अगर ये सिर्फ डैडी की कोई वसीयत उन लोगों को देना चाहती हैं, तो फिर इतना घुमाव फिराव क्यों इख्तियार कर रही हैं? कोठी में रहकर ये क्या अंदाजा लगाना चाहती हैं? कुछ नहीं, ये मेरे एतमाद के लोग हैं। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। ये जो कुछ करेंगे वो तुम्हारे मुफाद में होगा, नवाब साहब ने कहा और रक्षी खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद सलाबो एक बंगले के सामने पहुंच गया। उसने कार गैराज में खड़ी की और हम सब नीचे उतर आए। नवाब साहब उस खूबसूरत बंगले को देख रहे थे। उन्होंने इस सिलसिला में कोई सवाल न किया। रक्षी को उसकी ख्वाबगाह दिखा दी गई। सलाबो उसके पास रह गया और मैं नवाब साहब के साथ बाहर आ गया। ये बंगला, मेरा मतलब है, जी हाँ, ये इसी सिलसिले में हासिल किया गया है, किराए पर लिया है और बहुत जल्द अपने काम को इख्तिताम पजीर कर लेंगे। लेकिन बस एक मसला दरपेश है। वो क्या? नवाब साहब ने पूछा। रक्षी को यहाँ फोन नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि वह एहतशामुद्दीन से राब्ता कायम किए हुए है। इसे इल्म है कि एहतशामुद्दीन जिंदा है। ये बहुत गहरी चाल है नवाब साहब। बाप बेटी मिलकर दुनिया को बेवकूफ बना रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। एहतशामुद्दीन अगर जिंदा है तो यकीन करो कि मेरे लिए सदी का सबसे हैरत अंगेज वाकया है ये। लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? जो आपसे अर्ज किया जा चुका है, आप फौरन होम सेक्रेटरी से राब्ता करें और अगर जरूरत महसूस करें और मुनासिब समझें तो इस मसले को तूल ना दें, बल्कि आज ही रात किसी वक्त हम एहतशामुद्दीन को गिरफ्तार कर लें। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें वहीं मिल जाएगा? इसका फैसला भी अभी किए लेते हैं। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि रक्षी की निगरानी के लिए किसे छोड़ें? मैं आदमियों का बंदोबस्त किए लेता हूँ, शहाबुद्दीन साहब ने कहा। क्या मतलब, कहाँ से? यहीं से। मैंने उन लोगों को अपनी सुलझन के लिए एंगेज किया हुआ है। मैं उन्हें यहाँ छोड़े देता हूँ और सुनो, यहाँ फोन तो मौजूद होगा। जी हाँ, यकीनन है। वो तार देख रहे हैं आप? मैंने एक तरफ इशारा करके कहा। तो उसकी लाइन काट दो ताकि रक्षी किसी को फोन न कर सके, शहाबुद्दीन साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। लेकिन ठहरो, मुझे एक फोन कर लेने दो, वो बोले और हम फोन वाले कमरे में आ गए। सलाबो रक्षी के पास ही मौजूद था। पता नहीं उससे क्या बातें करता रहा। अपनी लाइन दुरुस्त कर रहा होगा। वो इसी किस्म का आदमी था। फोन के नजदीक पहुंचकर नवाब साहब ने एक नंबर डायल किया और किसी ने दूसरी तरफ फोन रिसीव कर लिया। ताहिर, मैं शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अपने चंद आदमियों के साथ यहाँ पहुंच जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। कितनी देर में पहुंच रही हो? हाँ, नहीं नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का मसला नहीं है। एक लड़की यहाँ मौजूद है, तुम्हें हदायत दे दूंगा, जल्द अज जल्द पहुंच जाओ।
हाँ, बस 15 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, 4 आदमी काफ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नवाब साहब ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद हमने फ़ोन का राब्ता मुनक़ता कर दिया। 2 जगह से तार काटने पड़े और इस तरह उन्हें पोशीदा कर दिया गया कि उसके बारे में पता न चल सके। फिर मैं और नवाब शहाबुद्दीन गेट से बाहर निकल आए और इंतजार करने लगे। 15 मिनट के बाद एक कार नजर आई जो बंगले के नजदीक पहुंचकर रुक गई थी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई बंगला तलाश करने में? नवाब साहब ने एक दराज कामत आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा। जी नहीं, जो पता आपने बताया था वो हमें पहले ही मालूम था, उस शख्स ने जवाब दिया। ये मेरा अजीज है सलाबो। ताहिर, तुम यूं करो कि 2 आदमी बाहर छोड़ दो और तुम तीनों अफराद अंदर पहुंच जाओ। मैं अभी तुम्हारा तारुफ कराए देता हूँ। मुआफ करना, मुझे ये कहना होगा कि तुम इस बंगले के मुलाजिम हो। आप फिक्र न करें नवाब साहब, हम आपके खादिम हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ताहिर नामी शख्स ने कहा। और नवाब साहब उन तीनों को अंदर लेकर पहुंच गए। सलाबो रक्षी से महवे गुफ्तगू था और रक्षी उससे अच्छी खासी बेतकल्लुफ नजर आ रही थी। रक्षी बेटे, ये ताहिर हैं और ये दूसरे आदमी, ये तीनों तुम्हारे साथ रहेंगे और यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। अब हमें इजाजत दो, हमें कुछ काम है। आओ, तुम भी आओ, नवाब साहब ने सलाबो से कहा और रक्षी से दोबारा मुलाकात करने का वादा करके वहां से उठ गया। ताहिर ने रक्षी को संभाल लिया। रक्षी अब किसी हद तक मुतमईन थी। थोड़ी देर के बाद हम वहां से चल पड़े। अब क्या प्रोग्राम है? रास्ते में नवाब शहाबुद्दीन ने पूछा। हम दोनों को आप प्रिंस स्ट्रीट पर उतार दीजिए, हम वहां रुककर एहतिशामुद्दीन की निगरानी करेंगे और आप होम सेक्रेटरी से मुलाकात करके यहाँ छापा पड़वाने का बंदोबस्त कर लीजिए, हम इंतजार कर लेंगे। ठीक है, ये काम मैं कर लूंगा। खुदा करे तुम लोग अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाओ और मुझे मजीद रुसवाई का सामना न करना पड़े। आप खुदा का नाम लेकर जाइए, यहाँ के मामलात हम पर छोड़ दीजिए, सलाबो बोला और नवाब शहाबुद्दीन आगे बढ़ गया। मैं सलाबो के साथ आगे बढ़ गया। बंगला नंबर 20 यहाँ से दूर नहीं था। देख तो लो सलाबो, वो अंदर मौजूद है भी या नहीं? कहीं ऐसा न हो कि पुलिस इस बंगले पर रेड करे और वो किसी काम से गया हो। दर हकीकत उसके लिए ये आसानियां थीं। वो बासानी बंगले में दाखिल हो सकता था, जबकि मेरे लिए मुश्किल था। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। सब ठीक ठाक है। वो वहां एक राइटिंग टेबल पर बैठा अपने उन असासों की तफसीलात तैयार कर रहा है जो मुख्तलिफ नामों से यहाँ मौजूद हैं। मैं उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर सब कुछ देख कर आया हूँ। कमाल है, इस वक्त उसे ये सब कुछ करना था। बस यूं कहो, जब किसी काम का इख्तिताम होना होता है तो ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। वैसे यार बड़ा दिलचस्प काम है। दिल तो चाहता है कि हम बाकायदा एक महकमे जासूसी खोल लें। तुम पहले भी अपने ये ख्याल जाहिर कर चुके हो, लेकिन हमें आखिर इसकी क्या जरूरत है? दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने से क्या फायदा? अपने तौर पर तफरी करो, फिर उन हालात से निमट लो। बाद में सोचेंगे कि अब हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बाहर तो और वो कहीं जाने का इरादा नहीं रखता और अगर जाने की कोशिश करेगा तो नाकाम रहेगा, सलाबो कहने लगा। वो क्यों? मैं उसकी कार पर हाथ साफ कराया हूँ। हर तरह की एहतियात जरूरी है ना। कम अज कम अब वो अपनी कार से कहीं नहीं जा सकता और यूं भी अगर वो कहीं जाने की कोशिश करेगा तो हम मौजूद हैं। ओके, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हमें तकरीबन 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। ये 3 घंटे हम पर बहुत ही सख्त साबित हुए। सलाबो बातें करता रहा था और मैं उसकी बातों पर हंसता रहा। 3 घंटे गुजर गए और हमने पुलिस की 2 जीपें इस तरफ आते देखी। नवाब शहाबुद्दीन की कार भी उनके साथ थी। जीपें बंगला नंबर 20 से काफी फासला पर रुक गईं। मैंने सलाबो को इशारा कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर जीप से निकला और उसने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया। फिर वो नवाब शहाबुद्दीन के साथ आगे बढ़ाया और हम दोनों उसके करीब पहुंच गए। क्या सूरत हाल है? नवाब शहाबुद्दीन ने पूछा। वो मौजूद है, आप आगे बढ़ें और उसे तहवील में ले लें। ठीक है ऑफिसर, बराहे करम एहतियात के साथ। आप फिक्र न करें, आप यहीं रुकें, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, पुलिस ऑफिसर ने कहा और 4 आदमियों के साथ बंगला नंबर 20 के गेट पर पहुंच गया। गेट पर चौकीदार नहीं था। उनमें से एक आदमी को दरवाजा फलांग कर अंदर जाना पड़ा। फिर गेट खोल दिया गया। पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हो गया। हम लोग बेचैनी से बाहर मुंतजिर थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद उनमें से एक आदमी बाहर आया। आइए, आप लोग अंदर तशरीफ ले चलें, उसने कहा और नवाब शहाबुद्दीन तेजी से आगे बढ़ गए। गिरफ्तार कर लिया गया उसे? जी हाँ, आने वाले ने जवाब दिया और नवाब शहाबुद्दीन तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में भागते हुए अंदर पहुंच गए। एहतिशामुद्दीन पुलिस की तहवील में था। उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थीं और उसका चेहरा तारीक नजर आ रहा था। नवाब शहाबुद्दीन ने उसे देखा और अपने चकराते हुए जहन पर काबू पाने लगे। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ गए और एहतिशामुद्दीन के सामने पहुंच गए। एहतिशामुद्दीन, मेरे दोस्त, मैंने तुझ पर बहुत एतबार किया था, तूने मेरे साथ ये सलूक किया। एहतिशामुद्दीन ने एक झटके से गर्दन उठाई और करख्त लहजे में बोला, मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन तुम अपनी गुलू खुलासी ना कर पाओगे, समझे? मुझे तो तुम लोगों ने फंसाया है, लेकिन मैं नवाब शहाबुद्दीन, मैं तुम्हें जमीन बोस कर दूंगा। इस बात को तुम कान खोल कर सुन लो। हाँ, सुन लेंगे, सुन लेंगे, नवाब शहाबुद्दीन भी तंजी अंदाज में बोले।
बमुश्किल तमाम वो खुद को संभाल पाए। थोड़ी देर के बाद पुलिस एहतशामुद्दीन को लेकर चल पड़ी। नवाब शहाबुद्दीन का चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो रहा था। पुलिस के जाते ही उन्होंने हम लोगों को गले लगा लिया। मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। हम तो आपके खादिम हैं नवाब साहब। अब क्या प्रोग्राम है? चलो चलो, तुम मेरे साथ होटल चलो, रात वहीं गुजारेंगे और सुबह कोठी वालों को खुशखबरी सुनाएंगे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि उनमें से कोई एहतशामुद्दीन से मिला हुआ है? यकीनन, खास तौर से मजीद अहमद। मेरा ख्याल है वो हकीकत हाल से वाकिफ है, मैंने कहा। ठीक है, मैं पुलिस ऑफिसर को भी इसकी इतला दे दूंगा। हम नवाब शहाबुद्दीन के साथ उनके होटल पहुंच गए। ये रात होटल ही में गुजारी। दूसरी सुबह नवाब शहाबुद्दीन ने होम सेक्रेटरी को फोन किया और उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई उससे नवाब शहाबुद्दीन बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। सब कुछ ठीक हो गया। होम सेक्रेटरी ने मुझे इत्मीनान दिलाया है कि वो मुझे किसी मसले में मुलविस नहीं होने देंगे। एहतशामुद्दीन ने बिलाशुबा बड़ी गहरी चाल चली थी, लेकिन वो मारा गया, खुद ही मारा गया। अब उसे यह साबित करना पड़ेगा कि वो लाश किसकी थी जिसे उसने जलाकर राख कर दिया था, और उसे यह भी जवाब देना पड़ेगा कि वो अपनी मौत का समांग रचाकर रूपोश क्यों हुआ। जाहिर है वो मुजरिम था। मेरी अपनी पोजीशन तो काफी हद तक साफ हो गई थी। वैसे मैंने दूसरे सिलसिले में भी होम सेक्रेटरी को आगाह कर दिया है। ठीक है नवाब साहब, हमें तो ये मुसर्रत है कि आपकी गर्दन इस शिकंजे से निकल गई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा। इस मसले को खत्म कर लूं, फिर तुम मेरे साथ चलना और जरा संजीदगी से मेरे मेहमान रहना, नवाब शहाबुद्दीन ने कहा। सलाबो ने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मारी, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। शौक आदमी था, ना जाने क्या फजूल बकवास करने लगता और मुझे शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ता। वैसे दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया था कि नवाब शहाबुद्दीन के साथ उसकी जागीर नहीं जाऊंगा। क्या फायदा इस सारे हंगामे से? आलिया से मुझे दिलचस्पी जरूर थी, लेकिन मैं इस पाए का आदमी नहीं था कि अपनी जिंदगी को किसी खास महवर पर लाने के बारे में सोचता, और ना ही मैं उस हसीन लड़की से फ्लर्ट करना चाहता था। ये तो हमारा मामला था। अभी तो नवाब साहब के मामलात ही देखने के काबिल थे। दूसरा दिन बेहद दिलचस्प था। मजीद अहमद और दूसरे लोगों को जब यह पता चला कि एहतशामुद्दीन साहब जिंदा हैं तो उनकी हालत पागलों की सी हो गई। मजीद अहमद भी इसी किस्म की अदाकारी कर रहा था। हालांकि मुझे यकीन था कि वो इन मामलात में मुलव्विस जरूर है। अब तो एहतशामुद्दीन ही बता सकते थे कि उनका शरीके कार कौन कौन था। इसके बाद के मामलात खासे दिलचस्प रहे। एहतशामुद्दीन ने शहाबुद्दीन को भी अपने काले कामों में मुलव्विस करने की कोशिश की, लेकिन इस सिलसिले में सलाबों ने एहतशामुद्दीन से बाकायदा सौदेबाजी की। रक्षी के बारे में उसने तफसील बताते हुए कहा कि अगर एहतशामुद्दीन को बरी जिम्मा करार ना दिया तो उसे ताज़िंदगी उसकी बेटी नहीं मिल सकेगी। इस सिलसिले में सलाबों ने बड़ी उम्दा अदाकारी की थी और एहतशामुद्दीन जिद होकर रह गया। उसने वादा किया कि वो अपने बयान में शहाबुद्दीन को बेकसूर करार देगा, लेकिन इसके एवज उसकी बेटी को रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा एहतशामुद्दीन ने एक और इंकशाफ भी किया। उसने बताया कि उसने एक बहुत बड़ी रकम और उसके कागजात उस जगह दफन कर रखे हैं जहां वो क्याम पजीर था। ये काला धन उसने पता नहीं किस किस तरह जमा किया और उसने दरख्वास्त की थी कि वह उसकी बेटी के हवाले कर दिया जाए। नवाब शहाबुद्दीन ने अपनी शराफत का सबूत देते हुए उससे वादा किया था कि उसकी इस ख्वाहिश की तकमील की जाएगी, बशर्ते कि वो इन मामलात को बिल्कुल साफ कर दे। मुकदमा चला और अपने पहले ही बयान में एहतशामुद्दीन ने नवाब साहब को अपने तमाम मामलात से बरी जिम्मा करार दे दिया। शहाबुद्दीन साहब की तो गुलू खुलासी हो गई। रक्षी को आज़ादी दे दी गई और उस पर से पहरा हटा लिया गया। उसे इजाजत दे दी गई थी कि वह जब चाहे अपने बाप से मिल सकती है। अब इस सिलसिले में कोई और दबाव उस पर नहीं। इस तरह से नवाब शहाबुद्दीन की पोजीशन बिल्कुल साफ हो गई और अब उनका यहाँ कोई काम नहीं था। इस दौरान वो अपनी जागीर भी आते जाते रहे। हम अब कोठी से निकलकर एक होटल में मुकीम हो गए। वह बंगला छोड़ दिया गया जिसमें रक्षी को रखा गया था। फिर नवाब साहब ने हमसे मुलाकात की और हमारा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम कुछ दिन उनके मेहमान रहें। मैंने सलाबों की तरफ देखा तो उसने आंख दबा दी। तब मैंने कहा, ठीक है नवाब साहब, हमें कुछ दिन की मोहलत तो दीजिएगा, उसके बाद हम जरूर हाजिरी देंगे। क्यों नहीं, क्या करना है इस दौरान? बस कुछ जाती मामलात हैं जिन्हें निपटाना जरूरी है। ठीक है, परसों मैं आ रहा हूँ और उसके बाद तुम्हारा कोई उज़र नहीं सुना जाएगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने नवाब शहाबुद्दीन से वादा कर लिया। उनके जाने के बाद सलाबो कहने लगा, यार क्या मरना है, तुम आलिया से मिल लेना। रक्षी तो मेरे हाथ से गई, अब उस पर काबू पाना मुश्किल काम है। मैं अपने लिए भी कोई ना कोई तफरीह तलाश कर लूंगा। नहीं सलाबो, मैं शहाबुद्दीन के घर नहीं जाना चाहता। क्यों यार, समझा करो, तुम बिला वजह मुझे उलझनों में फंसा रहे हो। जिंदगी की लताफतों से लुत्फ अंदोज होने की बजाय हम उन मुसीबतों का शिकार हो रही हैं। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, जो कुछ मैं कह रहा हूं वही करो। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब ये होटल छोड़ दो, वरना नवाब शहाबुद्दीन साहब हमें खुद यहीं से पकड़ लेंगे। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। और उसी शाम हमने ये होटल छोड़ दिया।
कोई मंजिल नहीं थी, कोई महवर नहीं था। हम दोनों आवारागर्द थे, कहीं भी चले जाते। यहाँ से एक दूसरे होटल गए और एक डबल रूम हासिल कर लिया।